Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करने जा रहे हैं, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। ये लेक्चर आपको सिखाएगा कि अदालत में केस फाइल करते वक्त लीगल स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी होती है। अगर आपने एक बार गलती की तो कानून आपको दूसरा मौका नहीं देता। चलिए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के दो बहुत ही छोटे लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। ये सेक्शंस चैप्टर 2 का हिस्सा है। चैप्टर 2, सेक्शंस 29 एंड 30, इफेक्ट ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट एंड एप्लीकेशन टू अवार्ड्स। इनका ताल्लुक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एंड रिजल्ट और इनके स्कोप से है। ये सेक्शंस हमें दो बड़े सवालों के जवाब देते हैं। पहला, अगर आपका केस डिसमिस हो जाए तो क्या आप कॉम्पेंसेशन के लिए नया केस कर सकते हैं? और दूसरा, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूल्स सिर्फ आम कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगते हैं या आर्बिट्रेशन और विल्स पर भी? ये लेक्चर इन सब डाउट्स को क्लियर कर देगा। सेक्शन 29, बार ऑफ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट खारिज होने का असर। आसान अल्फाज में कहें तो सेक्शन 29 का मतलब है कि एक बार रास्ता बंद हो गया तो वापस उसी रास्ते पर नहीं आ सकते। कॉन्सेप्ट, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए यानी काम पूरा करवाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया और कोर्ट ने वो सूट डिसमिस कर दिया, तो अब आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर हर्जाने का नया सूट फाइल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझें। फर्ज करें ए ने बी से घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने घर नहीं दिया। ए कोर्ट गया और कहा सर मुझे वही घर दिलवाएं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट ने किसी वजह से वो सूट डिसमिस कर दिया। अब ए अगले दिन नया सूट फाइल करके ये नहीं कह सकता कि चलो घर नहीं मिल रहा तो मुझे 10 लाख रुपए हर्जाना दिला दो। लॉ कहता है नो, आपको जो भी मांगना था पहले सूट में ही मांगना चाहिए था। कोर्ट का वक्त बर्बाद मत करें। Dismissal of a specific performance suit bars a future suit for compensation for the same breach. Section 30, application of preceding sections to awards and testamentary directions. अवार्ड्स और वसीयत पर इन कवानीन का इतलाक। ये सेक्शन हमें बताता है कि ये जो पूरा चैप्टर 2 यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने पढ़ा है, ये सिर्फ आम कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही नहीं बल्कि दो और चीज़ों पर भी अप्लाई होता है। दो मेन चीज़ें। 1. अवार्ड्स। जब दो लोगों का झगड़ा आर्बिट्रेटर यानी सालिस हल करता है और वो अपना फैसला सुनाता है तो उस फैसले को अवार्ड कहते हैं। अगर कोई पार्टी उस अवार्ड को नहीं मान रही तो उसे इन्फोर्स करवाने के लिए भी यही रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पढ़े हैं। 2. टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस यानी वसीयत। अगर किसी मरने वाले ने अपनी विल यानी वसीयत में कोई डायरेक्शन दी है, मिसाल के तौर पर कि मेरी जायदाद बेचकर फलाना काम किया जाए, तो उन डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी वही प्रिंसिपल्स यूज होंगे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हैं। समरी ये हुए कि सेक्शन 29 स्टॉप करता है डबल लिटिगेशन को। एक बार केस हारा तो डैमेजेस का नया केस नहीं बनेगा। और सेक्शन 30 चैप्टर 2 का स्कोप बढ़ा देता है। इसमें आर्बिट्रेटर्स के अवार्ड्स और विल्स भी शामिल हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन शॉर्ट, सेक्शन 29 फाइनलिटी लाता है और सेक्शन 30 कवरेज बढ़ाता है। सेक्शन 29, इफेक्ट ऑफ डिसमिसल। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम सेक्शन 29 की थोड़ी डेप्थ में जाएंगे जो कि इफेक्ट ऑफ डिसमिसल के बारे में है। ये सेक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक केस हार गए तो क्या नया रास्ता निकल सकता है। चलें, इमेजिन करें कि आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया। द बिग क्वेश्चन, सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाट हैपन्स इफ यू फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड द कोर्ट डिसमिसेस इट। यानी अगर आपने कोर्ट से कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाएं और कोर्ट ने मना कर दिया, तो क्या आप फिर भी डैमेजेस यानी नुकसान का हर्जाना मांगने के लिए दोबारा सू कर सकते हैं? इसका जवाब इस सेक्शन में छिपा है। की पॉइंट्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिसमिस्ड सूट।
ये सेक्शन हमें बताता है कि जब एक सूट डिसमिस हो जाता है तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं। द इम्पॉर्टेंट बार, ये वर्ड बार बहुत क्रिटिकल है। लॉ यहाँ एक रुकावट खड़ी कर देता है फ्यूचर लॉसूट्स पर। एग्जाम्पल, सोचिए आपने मुझसे एक पुरानी कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने कार नहीं दी। आप कोर्ट गए और सूट फाइल किया कि मुझे वही कार चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट ने केस सुना और कहा कि नहीं, आपका क्लेम वैलिड नहीं है और सूट डिसमिस कर दिया। अब सेक्शन 29 कहता है कि आप अगले हफ्ते वापस कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि चलो कार नहीं मिली तो मुझे 50,000 रुपए हर्जाना दिला दो, क्योंकि आपका पहला रास्ता बंद होने से फ्यूचर लॉ सूट्स पर एक बार लग चुका है। लॉ का सिंपल लॉजिक ये है कि आप बार बार कोर्ट का वक्त एक ही वजह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मांगना है एक ही बार मांगे। तो क्या आप समझ गए कि ये बार क्यों लगाया जाता है? द जनरल रूल, अ बार ऑन अ न्यू सूट। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एक ऐसा लॉ का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बहुत से लॉयर्स को भी कभी-कभी कंफ्यूज कर देता है। द जनरल रूल, अ बार ऑन अ न्यू सूट। इसका सीधा मतलब है, एक बार रास्ता बंद तो हमेशा के लिए बंद। लॉ आपको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने की परमिशन नहीं देता अगर आप एक ही गलती को बार बार डिफरेंट तरीके से पेश करें। द कोर कॉन्सेप्ट, अगर आपने एक सूट फाइल किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी आप कोर्ट गए और कहा जज साहब, इस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये मुझे अपनी जमीन बेचेगा, अब ये इनकार कर रहा है, इससे कहें कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे एविडेंस की कमी हो या कोई लीगल टेक्निकलिटी, कोर्ट आपका वो सूट डिसमिस कर देती है। कोर्ट कहती है नहीं, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलवा सकते। तो यहां लॉ एक दीवार खड़ी कर देता है। सर्कल टेक्स्ट देखें, शैल बार द प्लेंटिफ्स राइट टू सू फॉर कॉम्पेंसेशन। चले एक मिसाल लेते हैं। आपने एक शॉप खरीदनी थी, सेलर मुकर गया। आपने सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि मुझे शॉप ही चाहिए। कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया। अब आप घर जाकर सोचते हैं, चलो शॉप नहीं मिली तो क्या हुआ, अब मैं एक नया केस फाइल करता हूं और डैमेजेस यानी कॉम्पेंसेशन मांग लेता हूं कि मेरा नुकसान हुआ है। स्टॉप राइट देयर। लॉ कहता है नो, आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपने पहला सूट फाइल किया था, आपको उसी वक्त ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांगनी चाहिए थी। आप कोर्ट का वक्त बार बार जाया नहीं कर सकते एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द कॉमन मिस्टेक, बहुत से लोग समझते हैं कि डैमेजेस मांगना एक सेकंड ट्राई है। नहीं स्टूडेंट्स, लॉ में सेकंड ट्राई जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जब तक आप अपील में ना जाएं। अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो गया तो आपका कॉम्पेंसेशन मांगने का हक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इट एक्ट्स एज अ फाइनल रोड ब्लॉक। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि जब भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें, हमेशा उसमें ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांगे। यानी सूट में पहले ही लिख दें, या तो मुझे चीज दिलवाएं, और अगर वो नहीं दिला सकते तो मुझे कॉम्पेंसेशन दिलवा दें ताकि मेरा नुकसान पूरा हो सके। अगर आपने पहले सूट में नहीं मांगा और सूट डिसमिस हो गया तो फिर रास्ता बंद है। सेक्शन 29 या इक्विवेलेंट लॉ आपको रोक देगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर है। याद रखिएगा, लॉ फेवर करता है उन्हें जो अपने राइट्स के लिए विजिलेंट होते हैं, उन्हें नहीं जो सुस्ती दिखाते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा स्क्रीन पर इस फ्लो चार्ट को देखिए। इसका टाइटल है विजुअलाइजिंग द रॉन्ग पाथ। लॉ में कभी-कभी ये समझना ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना, ताकि आप अपने क्लाइंट का नुकसान न बैठें। सबसे पहला बॉक्स देखिए, प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फर्ज करें आपका क्लाइंट मेरे पास आता है और कहता है, सर मैंने घर खरीदना था, डील हो गई, पैसे दे दिए, लेकिन सेलर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। आप कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं कि हमें सिर्फ यही घर चाहिए। अब दूसरा बॉक्स देखिए, कोर्ट डिसमिसेस द सूट। मामला यहां खराब होता है। कोर्ट कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, या लिमिटेशन गुजर चुकी है, या कोई और वजह, और आपका केस डिसमिस हो जाता है। अब आपका क्लाइंट परेशान है। अब तीसरे बॉक्स को देखिए जिस पर बड़ा सा रेड एक्स लगा है। अक्सर लॉयर्स क्या सोचते हैं, चलो घर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब एक नया सूट फाइल करते हैं, फ्रेश सूट, और सिर्फ कॉम्पेंसेशन यानी अपना पैसा वापस मांगते हैं। लेकिन यहां देखिए, एरो साफ कह रहा है बार्ड बाय सेक्शन 29। ये रास्ता लीगली ब्लॉक हो चुका है। आप दोबारा उसी ब्रीच पर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। द वाई, लीगल लॉजिक।
लॉ का एक उसूल है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, यानी किसी शख्स को एक ही वजह पर 2 बार कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। अगर आपने पहले सूट में कॉम्पेंसेशन नहीं मांगी थी, तो लॉ ये अज्यूम करता है कि आपने अपना वो हक छोड़ दिया, वेव कर दिया। तो समरी क्या है? इस फ्लोचार्ट का मकसद आपको ये समझाना है कि ये रास्ता लीगली क्लोज्ड है। जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें, उसमें ऑल्टरनेटिव रिलीफ लाजमी रखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया और केस डिसमिस हो गया, तो आपका क्लाइंट हमेशा के लिए खाली हाथ रह जाएगा। उम्मीद है ये विजुअल ब्रेकडाउन आपको हमेशा याद रहेगा। The alternative स्लाइड 5। approach. Dear aspirants, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल स्ट्रैटेजी की। देखिए, जब हम कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हैं, मतलब जब हम कहते हैं कि जज साहब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाएं, तो हमेशा एक डर रहता है। वो डर क्या है? कि शायद कोर्ट किसी वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना दे सके। अब यहाँ आता है हमारा प्लान बी। इसे कहते हैं दी ऑल्टरनेटिव रेमेडी। लॉ आपको एक शॉर्टकट या सेफ्टी नेट देता है। आपको कोर्ट से सिर्फ एक चीज नहीं मांगनी। आपने अपनी एप्लीकेशन प्लेंट में कहना है, हुजूर, पहले तो कोशिश करें कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाए, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप वो नहीं दे सकते, तो फिर मुझे कॉम्पनसेशन, पैसा या हर्जाना दिलवा दें, ताकि मेरा नुकसान पूरा हो सके। ये क्यों जरूरी है? द लॉजिक। स्टूडेंट्स, याद रखें कि अगर आपने शुरू में कॉम्पनसेशन नहीं मांगी और बाद में सूट खारिज हो गया, डिसमिस हो गया, तो आप दोबारा नए सिरे से सिर्फ कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकेंगे। आपका रास्ता बंद हो जाएगा। जब आप पेपर में या रियल लाइफ में सूट ड्राफ्ट करें, तो प्रेयर क्लॉज में हमेशा ये लिखें: प्राइमरी प्रेयर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस; ऑल्टरनेटिव प्रेयर, compensation in lieu of specific performance। इससे क्या होता है? It keeps your options open। आपने जज के हाथ बांधने के बजाय उसे रास्ता दे दिया कि अगर प्रॉपर्टी नहीं दिलवा सकते तो पैसा तो दिलवा दो। एग्जाम्पल, मान लें एक जमीन का सौदा हुआ, सेलर मुकर गया, आपने सूट किया, कोर्ट ने देखा कि जमीन तो अब किसी तीसरे बंदे को लीगली बिक चुकी है, थर्ड पार्टी राइट्स। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिल सकती, लेकिन क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडी मांगी थी, तो जज कहेगा कि ठीक है, जमीन नहीं मिल सकती, तो सेलर को बोलो कि बायर को 10 लाख रुपए हर्जाना दे। Why does this rule exist? Res judicata। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछली बात को अब जरा विजुलाइज करते हैं। इमेजिन करें आप कोर्ट में खड़े हैं। आपने क्या गलती नहीं करनी? आपने 2 अलग केसेस फाइल नहीं करने। स्टेप 1, 1 सूट 2 क्लेम्स। हमेशा याद रखें, एफिशिएंसी ही लॉ का दूसरा नाम है। प्लेंटिफ यानी आपका क्लाइंट एक ही सूट फाइल करेगा, लेकिन उसके अंदर 2 क्लेम्स होंगे। पहला, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी मुझे वही चीज दिलवाएं। दूसरा, द ऑल्टरनेटिव, कॉम्पनसेशन यानी अगर वो नहीं मिल सकती तो हर्जाना दिलवाएं। स्टेप 2, द कोर्ट्स डिसीजन। अब देखिए मैजिक। कोर्ट केस सुनता है और डिसाइड करता है कि नहीं, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम डिसमिस कर रहे हैं। शायद कॉन्ट्रैक्ट में कोई टेक्निकल इशू था या प्रॉपर्टी अब अवेलेबल नहीं रही। अब यहां आता है आम बंदा डर जाएगा कि केस खत्म हो गया। स्टेप 3, द सेफ्टी नेट अलाउड। क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिव रेमेडी मांगी हुई थी, इसलिए कोर्ट आपका क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन उसी सूट में सुन सकता है और अवॉर्ड कर सकता है। जज कहेगा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, लेकिन चलो कॉम्पनसेशन तो बनती है। स्टूडेंट्स, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका सूट मेंटेनेबल रहता है। अगर आपने कॉम्पनसेशन ना मांगी होती, तो डिसमिस होने के बाद आपका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता। इस रास्ते पर चलकर आप अपने क्लाइंट का नुकसान होने से बचा लेते हैं। उम्मीद है ये राइट पाथ आपको समझ आ गया होगा। केस लॉ, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ की। मोहम्मद असलम वर्सेस मुसम्मा रजिया बेगम 1991 SCMR 1833। लॉयर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं, लेकिन ये केस लॉ हमें क्या सिखाता है? ये कहता है कि अगर आपने कॉम्पनसेशन या हर्जाने का क्लेम एज एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी पहले सूट में नहीं मांगा, तो भाई बाद में आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। सिंपल अल्फाज में, आपके पास एक ही मौका है। अगर आपने प्लीडिंग सही तरह से नहीं की, तो आपका क्लाइंट अपना हक खो सकता है।
इसलिए हमेशा प्लीडिंग बहुत सोच समझ कर करें। इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रोएक्टिव फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सेक्शन 30, एक्सपैंडिंग द स्कोप। ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि चैप्टर 2 के रूल्स जैसे कि सेक्शन 29 सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पर अप्लाई होते हैं, लेकिन सेक्शन 30 हमें कहता है कि नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सेक्शन एक्चुअली स्कोप को एक्सपैंड कर देता है। अब सवाल ये है कि और कहाँ अप्लाई होता है। तो नोट कर लें, ये रूल्स अवार्ड्स पर भी अप्लाई होते हैं, यानी अगर कोई आर्बिट्रेशन का फैसला है, और इसके साथ साथ ये टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस पर भी अप्लाई होते हैं, जिसे हम आम जबान में विल्स कहते हैं। सो एज अ लॉयर, जब आप किसी विल या आर्बिट्रेशन अवार्ड का केस हैंडल कर रहे हों, तो सिर्फ जनरल लॉ मत देखें। सेक्शन 30 की वजह से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उन रूल्स को यहां भी यूज कर सकते हैं। द अम्ब्रेला ऑफ चैप्टर 2। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम द अम्ब्रेला ऑफ चैप्टर 2 कहते हैं। आप स्क्रीन पर दी गई इमेज को देखिए। यहाँ एक बड़ी सी छतरी बनी हुई है। लॉ में कभी-कभी चीज़ों को विजुलाइज करना आसान हो जाता है। इस अम्ब्रेला का नाम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। चलें इस इमेज को डिटेल्स में समझते हैं। 1. द अम्ब्रेला कैनोपी, सेक्शंस 12 to 29। सबसे पहले ये जो अम्ब्रेला का ऊपर वाला हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट करता है चैप्टर 2 सेक्शंस 12 to 29 को। ये सेक्शंस हमें बताते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स हो सकते हैं, किन कंडीशंस में कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई जो वादा किया था वही पूरा करो, और किन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती। बेसिकली ये सारे रूल्स और प्रोटेक्शंस इस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। 2. द मेन पिलर, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए, इस अम्ब्रेला के नीचे जो सबसे पहली और बड़ी चीज है, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। नेचुरल सी बात है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मेन मकसद ही कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करवाना है। अगर आपने घर बेचने का अग्रीमेंट किया और बाद में मुकर गए, तो दूसरी पार्टी इस अम्ब्रेला यानी चैप्टर 2 का सहारा लेगी। 3. द एक्सटेंशन, सेक्शन 30, अवार्ड्स एंड विल्स। अब यहां आता है ट्विस्ट। आप इमेज में राइट साइड पर दो और बॉक्सेस देख रहे हैं, अवार्ड्स और विल्स। यहां सेक्शन 30 का कमाल शुरू होता है। सेक्शन 30 बेसिकली एक ब्रिज है। ये कहता है कि जो रूल्स हमने सेक्शंस 12 से 29 तक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पढ़े हैं, वही रूल्स अप्लाई होंगे अवार्ड्स पर भी, यानी जैसे कि आर्बिट्रेशन अवार्ड्स। अगर कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर ने सॉल्व किया और एक डिसीजन यानी अवार्ड दिया, तो उसे एनफोर्स करवाने के लिए भी वही रूल्स फॉलो होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं। और इसके साथ साथ ये टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस पर भी अप्लाई होते हैं, जिसे हम आम जबान में विल्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें। सोचिए, सेक्शन 1229 एक वीआईपी लाउंज है जहां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को एंट्री मिलती थी। फिर सेक्शन 30 आया और उसने कहा, देखो भाई, अवार्ड्स और विल्स भी हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें भी वही वीआईपी ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन दो जो कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड एनफोर्स करवाना है, तो कोर्ट वही लॉजिक यूज करेगी जो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने में करती है। Concept note: Section 30 acts as a connector. It extends the applicability of the rules of specific performance to areas that aren't technically contracts in the traditional sense, like awards and wills. I hope ये umbrella concept अब आपके माइंड में क्लियर होगा। याद रखिएगा, umbrella चैप्टर 2 है और सेक्शन 30 वो जरिया है जो अवार्ड्स और विल्स को इस umbrella के नीचे लेकर आता है। What Section 30 means in practice? All right, students. पिछली स्क्रीन में हमने अम्ब्रेला को देखा था। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि सेक्शन 30 एक्चुअली काम कैसे करता है। चलें, इस लॉजिक को समझिए। द कोर मीनिंग ऑफ सेक्शन 30। देखिए, सिंपल सी बात है, लॉ हर चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। सेक्शन 30 का मकसद सिर्फ इतना है कि जो पावर कोर्ट के पास एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए है, वही पावर कोर्ट दो और जगह यूज कर सके, अवार्ड्स पर और विल्स पर। सिनारियो ए, सेटलमेंट थ्रू एन अवार्ड। फर्ज करें दो पार्टीज के दरमियान झगड़ा हुआ और वो कोर्ट जाने के बजाय एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर ने पूरी बात सुनी और एक फैसला सुनाया, जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में अवार्ड कहते हैं। अब अगर वो अवार्ड कहता है कि पार्टी ए को पार्टी बी को अपनी जमीन देनी होगी और पार्टी ए मुकर जाती है, तो क्या होगा? सेक्शन 30 कहता है कि आप इस अवार्ड को बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करें और इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर दें। सिनारियो बी, डायरेक्शंस इन अ विल।
इसी तरह अगर कोई विल है, वसीयत है, जिसमें कोई टेस्टामेंट्री डायरेक्शन दी गई है, यानी मरने वाले ने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरी ये प्रॉपर्टी फलाना तरीके से सेटल की जाए, और कोई उस सेटलमेंट को वायलेट करता है, तो वहां भी आप चुप नहीं बैठेंगे। द लीगल कॉन्सिक्वेंस। अब होता क्या है, जब कोई पार्टी इन सेटलमेंट्स, अवार्ड या विल की वायलेशन करती है, तो दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है। और सबसे मजे की बात, प्रोसीजर क्या होगा? जज साहब वही पुरानी अम्ब्रेला खोलेंगे, यानी सेक्शंस 12 से लेकर 29 तक के तमाम रूल्स और प्रोसीजर उस केस पर अप्लाई होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक आम कॉन्ट्रैक्ट होता। एग्जाम्पल समझें। फर्ज करें एक आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया कि असलम अकरम को अपनी विंटेज कार बेचेगा। असलम मना कर देता है। अकरम कोर्ट जाता है। कोर्ट ये नहीं कहेगी कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो अवार्ड है। नहीं, कोर्ट कहेगी सेक्शन 30 की वजह से मैं इस अवार्ड को कॉन्ट्रैक्ट ही तस्वुर करूंगी और सेक्शन 12 से 29 के मुताबिक असलम को कार देने पर मजबूर करूंगी। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 30 ने अवार्ड्स और विल्स को लीगल मसल दी है बाय कनेक्टिंग देम टू चैप्टर 2। क्लियर है यहां तक? टू डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक बड़े हिस्सा मुकम्मल हुआ। कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रैप अप करेंगे, सेक्शन 29 और सेक्शन 30। सेक्शन 29, द नो सेकंड चांसेस रूल। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 29 की। इसका रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया और कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया, यानी आप हार गए, तो सेक्शन 29 आप पर एक रास्ता बंद कर देता है। बार क्या है? आप फ्यूचर में कॉम्पनसेशन यानी पैसों का हर्जाना क्लेम करने के लिए नया सूट फाइल नहीं कर सकते। कोर्ट कहेगी, भाई पहले कहाँ सो रहे थे? सॉल्यूशन क्या है? हमेशा याद रखें, जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें, उसमें ऑल्टरनेटिव रेमेडी के तौर पर कॉम्पनसेशन भी मांगे। इसे याद रखने के लिए अपने दिमाग में बिठा लें, 1 सूट 2 चांसेस। या तो परफॉर्मेंस मिल जाए या कॉम्पनसेशन, लेकिन सब कुछ एक ही बार में मांगना है। सेक्शन 30, मीनिंग एंड एप्लीकेशन। अब आते हैं हमारी अम्ब्रेला पर, यानी सेक्शन 30 पर। इसका सिंपल मतलब ये है कि चैप्टर 2 के रूल्स सिर्फ आम कॉन्ट्रैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। व्हेन डज इट अप्लाई? अगर कोई सेटलमेंट अवार्ड के जरिए हुई हो, और अ विल, अगर कोई विल टेस्टामेंट्री डायरेक्शन किसी स्पेसिफिक सेटलमेंट को एग्जीक्यूट करने का हुक्म देती है। द वायलेशन, और कोई पार्टी उस सेटलमेंट को तोड़ती है। द लीगल पावर, तो दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट वही सारा प्रोसीजर और वही रूल्स यूज करेगी जो सेक्शंस 12 से 29 में लिखे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो। आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा। सेक्शन 29 आपको होशियार करता है कि सारी रेमेडीज एक साथ मांगो, और सेक्शन 30 आपके ऑप्शंस को ब्रॉडन करता है। उम्मीद है आपको रेस जुडिकाटा और अवार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।